ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಯುಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ರೋಹಿತ್ ಪವಾರ್. अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून. मैं सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी, सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज. मैं आज इसीलिए आप लोगों के सामने हूँ कि आज से मेरा दौरा शुरू हुआ है कैंपेन के लिए. वक्फ इलेक्शन के लिए मैं अपना नाम नॉमिनेट किया हूँ. ये सिर्फ एक नियत के तहत कि मैं वक्फ बोर्ड में मेंबर की हैसियत से चुन के आऊँ और जितने भी मुतवल्लियान हैं, जितने भी वक्फ इंस्टीट्यूशंस है कर्नाटक में, मैं उनकी खिदमत कर सकूं. तो मेरी यही नियत है और मैं सारे वोटरों से जो वोटर लिस्ट में शामिल हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मुझे वोट करें और मुझे अगर आप लोग जिता के लाएंगे तो मैं आप सबकी बेहतर से बेहतर खिदमत कर सकूं और आप लोगों के मसले मसाइलों को जो वक्फ बोर्ड में फंसे हुए हैं या मुश्किल हो रही है उन सबको आसानी से हल कर सकूं. यही मेरी गुजारिश है. मेरे दादा, मेरे वालिद, उन लोगों ने बहुत 2-2, 3-3 बार बोर्ड की नुमाइंदगी की और लोगों की खिदमत की. यही हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज की तालीम भी है कि लोगों की खिदमत करना है. तो उसी मंशे से मैं भी आया हूँ. मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी आवाज़ पर मुझे वोट करें और मुझे मौका दें खिदमत करने का. शुक्रिया. आज के हालात जो है इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुसलमान के हालात आज सब हम ही उसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को सही तालीम दिलाएंगे, सही उनको राह दिखाएंगे, सही तरबियत करेंगे तो बेशक मुसलमान बेहतर से बेहतर मुकाम पर पहुंच सकता है. कि हमको उनको खुद मुख्तार बनाना है, उनको अपने पैरों पर खड़े होने की जिम्मेदारी देनी होगी. जब तक हम अपने घरों में रखेंगे, उनसे लाड़ करेंगे अपने बच्चों से, तो वो तरबियत नहीं होगी. हमको अच्छी तरबियत देने की ज़रूरत है ताकि वो ज़िम्मेदार बने. ज़िम्मेदार बनकर तालीम हासिल कर कर कुछ बन सकें. कुछ बनेंगे तो फिर वो दूसरों की मदद कर सकेंगे. कुछ भी नहीं बनेंगे तो वो दूसरों की मदद कैसे करेंगे. तो यही है आज की हालत मुसलमानों की. हमको चाहिए कि तालीम से इनको आरास्ता करें, इनको तालीम पर डालें. सब माँ बाप की मैं गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को तालीम दिलाएं और बेहतर से बेहतर इंसान बनाएं. होली को लेकर आज तक इतनी सियासत नहीं हुई है, क्योंकि ये बार ज्यादा से ज्यादा सियासत की ये चल रहा है. ये अब शायद अपने मेंबर चुनाने के लिए ये ऐसी काम हो रहे हैं, लेकिन मुतवल्ली का इलेक्शन हमेशा सिर्फ मुतवल्लियों के हद में ही रहा है. तो इस बार बहुत सारी ताकतें उसके पीछे लगी हैं. खैर, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपना इलेक्शन लड़ना चाहता हूं. मैं अपने बलबूते पर आना चाहता हूं. मैं आप सबकी मदद से आना चाहता हूं. ये मेरा अपना एक मंशा है. मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे बहुत बहुत ज़माने से इसकी तरबियत की है कि वक्फ में क्या क्या काम करने चाहिए, कैसा कैसा आगे बढ़ना चाहिए. तो उसी ज़रिए से मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ना चाहता हूँ. सर, आप हाफिज कुरान हैं, मॉडर्न एजुकेशन में आपने हासिल किया है, तो ये आने वाले मुतवल्लियों को आप कैसे मैसेज देंगे? काफी सारे यंग मुतवल्लिस भी आप आ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज? देखिए, तालीम, वही मैं कह रहा था कि आप अगर किसी इदारे के मुतवल्ली हैं तो ये आपका सबसे अहम फ़र्ज़ होगा कि आप पहले वक्फ एक्ट को पढ़ें, उसके बारे में जानें, वक्फ के अक़साम जानें. ये हम जब तक उसके बारे में इल्म हासिल नहीं करेंगे तो हम किसी चीज़ में अपनी चीज़ को डिफेंड भी नहीं कर सकेंगे. तो हमको चाहिए कि उसका इल्म हासिल करें, फिर हम उस पर काम करें. नया कॉन्सेप्ट क्या है सर, क्या देना चाहते हैं? देखिए, डेवलपमेंट ही मेरा अहम मुद्दा रहेगा, क्योंकि कई ऐसे इदारे हैं जिसके पास बेहद ज़मीनें पड़ी हुई हैं, बेहद वक्फ प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन उनकी माली हालत वैसी नहीं है उस इदारे की कि उस पर कुछ बना सकें. तो अगर उसके लिए कोई तरकीब हम निकाल सकें, गवर्नमेंट से मिलकर, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से मिलकर, वक्फ डिपार्टमेंट से मिलकर, बोर्ड से, वक्फ काउंसिल से, बहुत सारे स्कीम्स हैं, बहुत सारे ऐसे फंड्स आते हैं, लेकिन उसका सही इस्तेमाल अगर हो तो बहुत सारे इदारों को बेहतर से बेहतर फ़ायदा होगा.
रिसेंटली जेपीसी मीटिंग में आप थे, वक्त अमेंडमेंट बिल के चलते आपने एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया, उसके बारे में कुछ बताएं। जी, वो बिल के हम लोगों ने जो ऑब्जेक्शंस रेज किया वो रूल्स के तहत हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों ने बहुत मेहनत की है उसके पीछे और सारे ऑब्जेक्शंस और सजेशंस भी दिए हैं कि अगर गवर्नमेंट अमेंडमेंट चाहती ही है तो कम से कम हम सबको कम से कम एक मशावरती इजलास बुलाए और हम सबसे मशवरा करें और एक बेहतर से बेहतर अमेंडमेंट जिसमें वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ हो। वक्फ का अगर तहफ़्फ़ुज़ ही ना हो तो फिर वक्फ करके फ़ायदा ना होगा। और ये शरीयत और हमारे दीन में वक्फ की बहुत अहमियत है और ये वक्फ इसीलिए किया जाता है कि वो प्रॉपर्टी या वो इदारा कभी भी ता क़यामत तक वहीं पर रहे, जैसा बना है, जिस मंशे के लिए बना है वही मंशे के लिए रहे। तो ये वक्फ की तहफ़्फ़ुज़ करना ही हमारा अहम मुद्दा रहेगा। बीजेपी से बहुत सारे लोग वक्फ हटाओ देश बचाओ का नारा लगाकर 3-4 दिन रैली करते हैं, धरना पर बैठे हैं। जी, इसके बारे में आपको क्या कहना है? नहीं, वही मैं बता रहा था ना, देखिए अमेंडमेंट वो लोग चाहते हैं अगर है कि अमेंडमेंट लाएं ऐसा कि वक्फ को ख़त्म किया जाए, तो ये हमको तो उसके खिलाफ ऑब्जेक्ट तो करना पड़ेगा, ऑब्जेक्शंस भी रेज करेंगे। और वही मैं बता रहा था कि अगर अमेंडमेंट लाना ही है तो सही अमेंडमेंट लाएं, ऐसा ना हो कि हमारी वक्फ के जायदाद ही चले जाएं पूरे गवर्नमेंट। हमको बचाना भी है और जो है वक्फ को एक अच्छे सही अमेंडमेंट के तहत उसकी तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। सर वक्फ आज तक गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा इनके परसेंटेज के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को पहुंचाने ये बहुत सारे कहना है। वो सही बात है, क्योंकि देखिए अब वक्त का कैसे पहुंचेगा गरीबों के पास, ये देखने की ज़रूरत है कि उसमें किस किस हिस्सों को पहुंचा सकते हैं, किस किस तरीके से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये होकर वक्फ इदारों को जब तक डेवलप नहीं किया जाएगा तो गरीबों को उसका फ़ायदा नहीं होगा। जैसे कि खानखाहों में खाना बनता है, खाना बंटता है, तो कम से कम खाने का इंतज़ाम हो जाता है, लेकिन इदारे बनेंगे तो उनके बच्चों की तालीम हो जाएगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अगर वक्फ प्रॉपर्टीज़ में बनते हैं तो ये सब चीज़ें डेवलप होना ज़रूरी है। वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे अगर एजुकेशन हो और मदारिस हों, ये सारी चीज़ें बनेंगी तो तालीम मुफ्त होने का इम्कान हो सकता है। वक्त लिस्ट में आपका सीरियल नंबर मेरा नंबर 6 पे है, तो उसको आप लोग याद रखिए और सही जगह पर नंबर लगाएं, इंशाल्लाह 1 नंबर लगाएं। थैंक यू। ಕರ್ನಾಟಕದ ನಂಬರ್ 1 ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸೂಫಿ ಸಂತರ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬಂಧನವಾಸಿ, ಅದರ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳೇ ಇವತ್ತು ಬಂದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಮತ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ನೀವೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಸಮಾಜದವರು ಒತ್ತಡ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇವ್ರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಕ್ ಬಿಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಅನ್ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಮಾಜದವರು ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಇದೀವಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೊಂದು JDS ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ಪಂಗಡ, ಸುನ್ನತ್ ಜಮಾತು, ತಬ್ಲಿಗ್ ಜಮಾತು, ಆಲಿ ಹದೀಸು ಎಲ್ರು. ಕಾರಣ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ, ಬಂಧನವಾಸರವರ ಒಂದು ಕಡೆ, ಈ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮಪೀಠಗಳು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 800 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಮತ್ತು ಇವ್ರು ನೋಡಿ, ಇವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್,
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಅದಾರ. ಒಂದೇ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಹಿಂದೂಗಳು ಹೋಗ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಹೋಗ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾ ದಾಸೋಹವನ್ನ ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಣಜಿ 10 lakhs rupees ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ಟು ರಣಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಲ್ಲಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದಾರಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲಿಬಾಬಾರವರ ದೊಡ್ಡ ಕಡೆಗೆ. ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ, ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೀವಿ, ನೀವು ಇನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಮಾನವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು, ದೇವರವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ವೋಟ್ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ವೋಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವ್ರು, ಇವ್ರ ಮುತ್ತೆ ಅವರು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿಗೆ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೂಫಿ ಸಂತರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇವ್ರ ತಂದೆಯವರು ನಿಧಾನ ಆಗೋ 15 ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ, ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ, ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮವರು ಸಮಾಜದ ಕರ್ತವ್ಯ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೈ ಬಲಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅವರೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಅವರು. लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।